हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको ये बतलाया कि जब कोई एक साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा होता है तो वो अपने को वर्टिकल से थोड़ा सा अपने को टिल्ट कर लेता है, इंक्लाइन कर लेता है। किधर की ओर? उस सर्कुलर ट्रैक की सेंटर की तरफ, ताकि रोड और उसके बीच लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है वो वर्टिकल से थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाए। ठीक है। और ऐसा होने से क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है, कौन सा? एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट, अगर एन को हम नॉर्मल रिएक्शन कहें तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एक्ट कर रहा था। और वही एजेंसी जो है, यही फोर्स जो है एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और यदि बाइसिकल जो है या कोई भी टू व्हीलर, मान लो मोटरसाइकिल है, तो यदि उसका मास m है, r मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर यदि वो v स्पीड के साथ घूमना चाहता है तो mv²/r की वैल्यू से उस n साइन थीटा की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर के वो उस सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव कर पाएगा, सेफली मूव कर पाएगा। लेकिन कल ही मैंने एक क्वेश्चन भी रेज किया था कि चलो ये एक साइक्लिस्ट के लिए तो संभव है कि उसने अपने साइकिल को हैंडल पकड़ा और थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया अपने को, ये पॉसिबल है। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, कि वो अपने को वर्टिकल से इंक्लाइन कर ले। लेकिन आज मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या ये एक 3 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर, एक मल्टी व्हीलर गाड़ी के लिए, बस के लिए, ट्रक के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने को एक और रोड पर इंक्लाइन कर ले? ठीक है, एक साइड के टायर तो रोड पर है और दूसरे अपोजिट साइड वाले टायर्स जो हैं हवा में ऊपर रहे। हालांकि स्टंट कहीं देखा होगा आपने तो ये संभव है, लेकिन ऐसे गाड़ियां नहीं चलती। ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है। कहीं स्टंट में आप देख लोगे, वो एक अलग चीज है, स्टंट करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है कि आधी गाड़ी रोड से उठ के और आधी गाड़ी जो है रोड पर चले। ठीक है, तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? मेरा मतलब कि यदि कोई मल्टी व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर के अलावे 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, मल्टी व्हीलर गाड़ी है, और वो अपने को एक r मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराना चाहती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करे? वो तो अपने को इंक्लाइन कर नहीं सकती वर्टिकल के साथ। रोड और टायर के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके भरोसे भी गाड़ी नहीं चल रही है। हालांकि वो हेल्प जरूर करता है, वो सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन वो एक स्पीड की लिमिट को तय कर देता है। उस लिमिट से ज्यादा स्पीड हम नहीं रख सकते सर्कुलर ट्रैक पर, रोड और टायर के बीच के फ्रिक्शन के भरोसे अगर गाड़ी चलाएं तो। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाकर आपको भेजा है कि वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होगी। तो यदि एक डिजायरेबल स्पीड के साथ ये मल्टी व्हीलर व्हीकल्स जो हैं अपने को सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो अपने को तो इंक्लाइन कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में किया ये जाता है कि चलो कोई बात नहीं, वो खुद को इंक्लाइन नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो सर्कुलर ट्रैक है, वो जो सर्कुलर रोड है, उसी को थोड़ा सा हम टिल्ट कर दे, रोड को ही थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे, ठीक है। और तब उस पर जब गाड़ियां चलेगी तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा रोड और टायर्स के बीच का, वो इंक्लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर के साथ। तो ये ट्रिक अपनाया जाता है और इंजीनियर्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं, ठीक है। आपने रेसिंग ट्रैक्स वगैरह देखा होगा जहां बहुत तेज कारें चल रही हैं और रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि रेसिंग ट्रैक्स जो है थोड़ा सा वो बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वो इंक्लाइंड रहता है। उसका आउटर एज जो होता है रोड का वो एलिवेटेड रहता है, इनर एज के मुकाबले आउटर एज थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। ये आपने देखा होगा टेलीविजन वगैरह में, कहीं रेसिंग ट्रैक पर बाहर जा या यहाँ जहां कहीं भी ये रेस होता है वहां पर आपने अक्सर जहां कहीं भी 60 सर्कुलर टर्न वाली स्थिति देखी होगी, कहीं मेट्रो सिटी वगैरह में या और कहीं, तो वहां देखा होगा कि रोड जो है थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, टिल्टेड रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जब रोड ही इंक्लाइन होगी तो उस पर चलने वाली सभी गाड़ियां जो है वो इंक्लाइन होकर के चलेंगे। हालांकि ये इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 आध 2 4 5 डिग्री मैक्सिमम, बहुत स्लाइट इंक्लिनेशन रहता है, लेकिन उतने ही से बात बन जाती है और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो चाहिए व्हीकल को सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने के लिए वो मिल जाती है, ठीक है। तो इस
मेथड को, इस इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, जिसमें रोड को ही थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, रोड को ही थोड़ा सा उसके आउटर एज को इनर एज के मुकाबले एलिवेट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है भाई, ऑफ रोड्स। तो द प्रोसेस ऑफ elevating the outer edge of the circular track with respect to its inner edge, so that vehicles can take safe turn is called banking of road, is called banking of road। ठीक है, तो आउटर एज को, तो चलो मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और ये है सर्कुलर ट्रैक जिसकी सेंटर इधर कहीं है। सपोज करो कि ये सेंटर है इस सर्कुलर ट्रैक की, जिसकी रेडियस r मीटर है, ठीक है। इस r मीटर की रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक का सपोज करो, एज्यूम करो कि ये सेंटर यहां पर है। क्लियर है, इसका सेंटर यहां पर है, और इस सर्कुलर ट्रैक पर एक व्हीकल जो है वो चल रही है, और हमने क्या किया कि ये आउटर एज हुआ, ये इनर एज हुआ। ध्यान देना, सेंटर के पास वाला, सेंटर के करीब वाला एज जो है ये इनर एज कहलाएगा। दिस इज इनर एज, और ये वाला आउटर एज कहलाएगा। क्लियर? तो करते क्या है कि आउटर एज को थोड़ा सा इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। ऐसे मान लो कि ये मेरी हथेली जो है ये रोड है, ऐसे रोड है, तो ये इसका इनर एज हो गया, ये आउटर एज। तो इस ट्रैक को ऐसा कर दिया जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है, ट्रैक को फ्लैट कर दिया जाता है। आउटर एज को थोड़ा सा यहां मिट्टी विट्टी भर के, ठीक है, इसको थोड़ा उठा दिया जाएगा, इनर एज एज इट इज रहेगा। तो आउटर एज जो है इनर एज के मुकाबले एलिवेट हो गया, और अब ये रोड फ्लैट नहीं रही, रोड क्या हो गई, इंक्लाइन हो गई। अब जब रोड इंक्लाइन हो गई तो इस पर चलने वाली जो भी गाड़ियां होंगी वो सभी गाड़ियां जो है इंक्लाइन होकर के चलेंगी। इंक्लाइन होकर चलेंगी तो रोड और इन गाड़ियों के बीच लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है वो भी इंक्लाइन हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब, मान लो कि एक व्हीकल है जो इस रोड पर मूव कर रही है, और सपोज करो इसका मास m है, और ये व्हीकल जो है इस रोड पर मूव कर रही है, जिस रोड की आउटर एज को एलिवेट कर दिया गया है इनर के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है रोड खुद ही इंक्लाइन हो गया। तो अब रोड और टायर के बीच लगने वाला ये जो नॉर्मल रिएक्शन के फोर्सेस हैं, और इन सभी नॉर्मल रिएक्शन का ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन, ये खुद ही इंक्लाइन हो गया। तुम देखो वर्टिकल के साथ ये क्या होगा, वर्टिकल के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ ये मान लो कि यहां पर थीटा एंगल बन रही है। क्लियर है? तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर से हमने डिनोट किया है, ये वर्टिकल के साथ क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इस नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो होगा आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर है? और साथ ही इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ये टुवर्ड्स द, ये किधर की ओर एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। थोड़ा सा और ठीक से, इसका जो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक ये कंपोनेंट होगा, ये किधर की ओर एक्ट करेगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। और सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला इसका जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा वर्टिकल के साथ ही इंक्लाइन है थीटा डिग्री एंगल पर,
ठीक है, तो r cos थीटा कंपोनेंट हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, r sin थीटा कंपोनेंट हो गया ये एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। क्लियर है? साथ ही जैसा मैंने कल भी बताया था कि जब ये गाड़ियां चल रही होती रोड पर तो टायर्स जो है थोड़ा सा ऐसे पुश कर रहे होते हैं रोड को, ऐसे इंक्लाइन, नतीजा की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट कर रहा होता है। ये जो रोड और टायर के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी थोड़ा इंक्लाइन होकर के एक्ट करेगा इधर की ओर। कितने डिग्री पर? ये भी थीटा डिग्री एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बना करके ये भी इंक्लाइन हो जाएगा। रोड अगर फ्लैट होता तो बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता। रोड इंक्लाइन होने की वजह से ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा टायर और रोड के बीच, टायर्स क्या कर रहे हैं? रोड को पुश कर रहे हैं इधर की ओर, चूंकि इनको शॉर्ट कर लेना इधर की ओर, तो रोड को स्लाइटली इधर को प्रेस कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन पे, यानी ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। नतीजा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, ये थोड़ा सा इंक्लाइन होकर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन हो जाएगा। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर और ये हो जाएगा F cos थीटा वाला कंपोनेंट। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका F sin थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया थीटा डिग्री एंगल से, जिसके कारण इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट किया F cos थीटा वाला, F sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। राइट? अच्छा, ये जो व्हीकल है और ये इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि mg के बराबर होगा आपका, ठीक है। तो अब इस व्हीकल के इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, तो साफ देख रहे हो कि दो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा वाला कंपोनेंट, और दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये चूंकि वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है तो r cos थीटा को mg प्लस f sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं कि r cos थीटा प्लस r cos थीटा इज इक्वल टू कितना? F sin थीटा प्लस mg। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि दिस इंप्लाइज r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझने की कोशिश करना ये इक्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस की बात करूंगा तो टुवर्ड्स द सेंटर जो कंपोनेंट फोर्स का एक्ट कर रहा है वो क्या है भाई? तो एक तो कंपोनेंट हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या है? ये F cos थीटा वाला कंपोनेंट, और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r sin थीटा। तो दो फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा? तो यहां लिखते हैं हम ऑल्सो r sin थीटा प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का F cos थीटा, ये F cos थीटा। The sum of these two forces will provide the necessary centripetal force। यदि मान लो कि व्हीकल जो है v स्पीड से मूव कर रही है और मास m है, r मीटर की रेडियस की सर्कुलर ट्रैक है, तो the sum of these two must be equal to mv square upon r। Say this equation number 2। और यहां पर इस बात का ख्याल रखना कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हियर F इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू r, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, और r जो हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, यदि इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन 2 बाई 1 क्या मिलेगा? वी गेट, तो क्या मिलेगा? तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो r sin थीटा प्लस f cos थीटा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में इसके क्या? r cos थीटा माइनस f sin थीटा, r cos थीटा माइनस f sin थीटा। दिस इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे तो मास से मास कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। से दिस इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया है, इक्वेशन नंबर 3 को यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यदि r cos थीटा से डिवाइड कर दें, ध्यान देना इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को r cos थीटा से डिवाइड करें, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं क्या होता है इससे। तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो r कट गया, ये हो गया tan थीटा। इसको f cos थीटा अपॉन r cos थीटा करोगे तो cos थीटा कट गया, ये f अपॉन r हो गया। ध्यान देना क्या किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, r cos थीटा से, तो ये r cos थीटा से डिवाइड होने पर r कट गया, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा आ गया। इसमें r cos थीटा से डिवाइड करने पर cos थीटा कट गया, f अपॉन r आ गया। अपॉन इसको डिवाइड करें r cos थीटा से तो इसकी जगह 1 हो गया। यहां f sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करने पर f बाई r और sin थीटा बटा cos थीटा ये tan थीटा हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। क्लियर है। अब प्रोफाइल इधर में इसका काम हो गया, समझ गए आप। अब क्या करना है हमें, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेने पर r tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज r tan थीटा प्लस f अपॉन r अपॉन यहां पर हो जाएगा, नहीं एक काम करो, ये जो f इजिकल टू म्यू r है तो यहां से f अपॉन r हो जाएगा म्यू, तो दिस इंप्लाइज f अपॉन r इजिकल टू हो गया म्यू। तो इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, f अपॉन r की जगह म्यू पुट कर देते हैं, यहां भी f अपॉन r है, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस म्यू, f बाई r की जगह म्यू अपॉन यहां 1 माइनस f बाई r की जगह म्यू tan थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू rg से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये rg इंटू ये tan म्यू प्लस tan थीटा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया v, तो v स्क्वायर, दिस इंप्लाइज v शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर rg इंटू म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर है। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ये है वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट जिसके साथ जो मल्टी व्हीलर व्हीकल है वो सर्कुलर टर्न ले सकता है, सेफली टर्न ले सकता है, ठीक है। या यूं कहो कि यदि इस स्पीड से टर्न लेना है तो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। थीटा के कांस्टेंट वैल्यू पर हम क्या कर सकते हैं इसको, जिसकी वैल्यू मैं अलग से निकालूंगा। तो अगर एक थीटा की गिवन वैल्यू है तो उसके लिए v की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, और इस मैक्सिमम वेलोसिटी से, इस मैक्सिमम स्पीड से कोई मल्टी व्हीलर व्हीकल जो है इंक्लाइन रोड पर या बैंक कर्व रोड पर बड़े आसानी से सेफली जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है। क्लियर है। इसके एक स्पेशल केस को मैं डिस्कस करूंगा। यहां तो हम मानकर चल रहे हैं कि रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि म्यू का जिक्र होने का मतलब ही हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यदि मान लो कि रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम पूरी तरह से व्हीकल को चला रहे हैं सिर्फ रोड के कर्व होने के कारण, उसकी बैंकिंग के भरोसे हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं। तो बैंकिंग के भरोसे अगर गाड़ी को चला रहे हो सिर्फ, और रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हो, तो म्यू की वैल्यू को अगर हम इग्नोर कर दे, जीरो कर देते, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको अलग से केस के रूप में कंसिडर कर दूं। तो एक स्पेशल केस, स्पेशल केस के रूप में, when there is no friction, when there is no friction between the road and vehicle,
टायर, रोड एंड टायर ऑफ द व्हीकल. Then what will happen? Mu will be equal to 0, and then so V maximum will be equal to, उस केस में V maximum कितना हो जाएगा? रूट अंडर आर जी, और ये क्या हो गया? रूट अंडर आर जी, और म्यू तो 0 हो गया, ये tan थीटा हो गया, ये tan थीटा हो जाएगा आपका. क्लियर है? तो वैसी स्थिति में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, जिससे कि व्हीकल आराम से सेफ टर्न ले सकता है, वो होगी रूट आर जी tan थीटा. क्लियर है? तो ये तब की बात है जब हम रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें. और यहां से देखो क्या होगा, ये जो रिलेशन आया अभी, ये हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि आखिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, रोड को कितने एंगल पर एलिवेट करें. तो यदि इसको हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड को, तो ऑल्सो वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू tan थीटा. ठीक है? तो इसको स्क्वायर करोगे आर जी tan थीटा, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मेरा मतलब वी मैक्स स्क्वायर. तो एक सर्टेन स्पीड से यदि गाड़ी को हमें चलाना है तो एक सर्टेन एंगल ऑफ थीटा रखनी पड़ेगी. ठीक है? और यदि हम स्पीड v को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें थीटा को भी बढ़ाना पड़ेगा. क्लियर है? तो ये बताओ कि ऐसी स्थिति में जबकि tan थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी. तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि एक सर्टेन स्पीड से यदि व्हीकल को मूव कराना है तो वैसी स्थिति में रोड को हमें कितना इंक्लाइन करना होगा, रोड की आउटर एज को इनर एज के मुकाबले कितना एलिवेट करना होगा, ये काम हमने कर लिया. ठीक है? तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड इन कंपैरिजन टू द इनर एज. ठीक है? ये सारा काम हमने कर लिया. तो इस पर बेस्ड कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. 1-2 दिन मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली कल बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पर, बैंकिंग ऑफ रोड पर कल न्यूमेरिकल्स किया जाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.